सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट का पेपर होता है दोस्तों, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो एक टॉपिक होता है जिसके कि 30 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों। तो बाल विकास एवं मनोविज्ञान का जो टॉपिक होता है 30 क्वेश्चन आते हैं इसके, ये सभी हम लोगों को पता है। और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं दोस्तों। इससे पूर्व भी मैंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो श्रृंखला इनके ऊपर बनाई हुई है, सीडीपी के ऊपर दोस्तों। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये आपकी समझ के आधार पर क्वालिफाई कराते हैं आपको। और ये कह सकते हैं कि अगर आपकी समझ जितनी ज़्यादा विकसित रहती है उतने ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों को कर पाते हैं, क्योंकि विशेषकर सीटेट हमेशा जो क्वेश्चन आपके सामने रखता है दोस्तों, वो क्वेश्चन हमेशा समझ पर आधारित होते हैं और उसी समझ के आधार पर हमें कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ थ्योरीज ये पता होनी चाहिए, चाहे वो जीन पियाजे की हो, चाहे वो वाइगोत्स्की की हो, चाहे वो किसी की भी हो, बंडूरा की हो। तो थ्योरी अगर हमने पढ़ रखी है तो उसके बाद प्रश्नों का उत्तर हम अपने संज्ञान से दे सकते हैं दोस्तों। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसमें जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। आपको पता है दोस्तों कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी और उसके चार, ये कह सकते हैं कि चार आयामों में बांटा हुआ था, चार अवस्थाओं में बांटा था संज्ञानात्मक विकास को। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों विशेष रूप से जो होती है वो होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तो कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं: अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता, या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात होती है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की जो क्षमता होती है, यानी कि कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे 2 साल का जो बच्चा होता है वो चलना सीखता है, उसके बाद उसकी अपेक्षाएं ये होती हैं कि मैं दीवार पे चढ़ूं या बेड पर अपने आप ही चढ़ूं, यानी कि उसने अपने लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं और वहां तक पहुंचने की वो क्या करता है, कोशिश करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक जो क्षमता आती है वो यही आती है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। तो एक शिक्षक का कैसा होना जरूरी है? यहाँ पर ऑप्शन है: गतिशील, लचीला, संचरित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। तो पियाजे की थ्योरी में हमेशा एक शिक्षक का दोस्तों गतिशील होना बहुत जरूरी है। और अगर छात्र कहीं पर गलती कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, गलती कर देते हैं तो उस वहाँ पर सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, यानी कि लचीला होना चाहिए दोस्तों एक शिक्षक को। तो गतिशील और लचीला, याद रखना कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील एवं लचीला होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांतों में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ठीक है, तो स्कीमा के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि स्कीम, यानी कि जो स्कीम आती है, जो सोच उसके अंदर होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो जो ये कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा एक नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। तो दोस्तों कोई अपने अनुभव को बोध करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे संशोधित करता है, ठीक है, अपने स्कीमा को जो उसने सोचा हुआ होता है उसको संशोधित करने की कोशिश करता है अपने अनुभव के आधार पर, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है,
तो सिंपल सा है कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? यहाँ पर ऑप्शन है संरक्षण, अनुकूलन, केंद्रीकरण या समायोजन। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी बच्चा अपने अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को संशोधित करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा समायोजन कहलाता है, यानी कि वो बच्चा क्या कर रहा है? समायोजन कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और याद रखिएगा स्कीम के साथ या स्कीमा के साथ हमेशा समायोजन जुड़ा रहता है, साथ ही साथ अनुकूलन के साथ भी समायोजन और समावेशन की प्रक्रिया जुड़ी रहती है प्रक्रिया पियाजे के अनुसार दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करने की जो क्रिया होती है बच्चे के द्वारा, वो कहलाती है समायोजन की क्रिया कहलाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सृजनात्मकता की विशेषता है। सृजनात्मकता यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, सृजनात्मकता की विशेषता है, यहाँ पर ऑप्शन है मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो सृजनात्मक होगा, जो यानी कि नई नई चीज़ों को जिसमें करने की कला आ जाती है, तो सृजनात्मकता की क्या विशेषता होती है? एक तो उसमें मौलिकता पाई जाएगी, लचीलापन यानी कि उसमें सुधार की गुंजाइश भी रहेगी और प्रवाहशीलता भी कंटिन्यूअसली रहेगी। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो सृजनात्मकता की विशेषताएं मौलिकता भी है, लचीलापन भी है और प्रवाहशीलता भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, आलू की चिप्स इस तरीके से हो सकती है दोस्तों, ठीक है, कि अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ठीक है, तो प्रतीकात्मक जो विचार आते हैं दोस्तों, वो हमेशा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटी गुड़िया होती है, उसको बच्चे अपने पास रख करके खुद मम्मी बन जाती है और उसे अपना बच्चा बना लेती है। तो प्रतीकात्मक विचार इस तरीके की जो अवस्था होती है वो आती है आपके पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 2 से 7 वर्ष की जो बीच की आयु होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि प्रतीकात्मक जो विचार आते हैं वो हमेशा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही आएंगे और ये स्थिति होती है 2 से 7 वर्ष के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं में समाहित रहता है? जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन दोस्तों किसी स्थान पर रहने के लिए जो संघर्ष आदमी करता है वो किन किन प्रक्रियाओं में समाहित होता है? तो अनुकूलन के लिए क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं अनुकूलन में? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक तो समायोजन होता है और दूसरा समावेशन होता है। याद रख लीजिए कि समायोजन, समावेशन, अनुकूलन, स्कीम, स्कीमा, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, सृजनात्मकता, ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांतों में आपको यही चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अनुकूलन के लिए हमेशा समायोजन और समावेशन की को समाहित करने की बात की गई है। समायोजन का मतलब ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अनुभव होते हैं उनको अपने अंदर लाने की या उनको लागू करने की कोशिश करना, और समावेशन का मतलब उन नियमों को अपने अंदर रखना। तो तभी जाकर के वो किसी समाज में रह सकता है या अनुकूलित हो सकता है उसके लिए वो समाज। ठीक है, तो अनुकूलन किन दो प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो समायोजन व समावेशन को समाहित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? यानी कि अमूर्त संरचनाएं नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया, गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये होता है मूर्त चिंतन दोस्तों, इसको कहेंगे हम मूर्त चिंतन, यानी कि जो देख रहा है उसी पर वो क्या दे रहा है? अपने तर्क दे रहा है। तो मूर्त चिंतन आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसको बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बच्चे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं, बच्चे लंबाई का पता कर पाते हैं, बच्चे भार का हिसाब लगा पाते हैं। ये सारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि लगभग 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह
प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, कि एक 3 साल की बच्ची है, सीधी सी बात है, 3 साल की बच्ची है तो कौन सी अवस्था में होगी वो होगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोलती है घोड़े को देखकर कि एक बड़ा कुत्ता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने उस चीज को क्या करा हुआ है, एक प्रतीक के रूप में कहीं ना कहीं लेने की कोशिश तो की है, लेकिन उसने कुत्ते को भी पहले देखा हुआ है दोस्तों, उसने कुत्ते को भी क्या करा है, देखा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, अपने अनुभवों से उसको अपने अंदर बैठाने की कोशिश कर रही है कि उसने घोड़े को देख करके एक कुत्ता बोल दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने अंदर उस विचार को समावेश किया है, यानी कि आत्मसात किया है उसने उस चीज को। तो एक अगर 3 वर्षीय बालिका अगर चकित होकर वह इतना बड़ा कुत्ता बोलती है किसी घोड़े के लिए, तो उसने कहीं ना कहीं आत्मसात किया है, उसका यह समावेश किया है उसने अपने अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। आपको पता है 0 से 2 वर्ष तक आपका हमेशा क्या होता है, संवेदी गामक अवस्था, या इसको पहली अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से 15 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 11 से अधिक आयु के लिए लगभग 15-16 साल तक ये जाता है, तो 11 से 15 वर्ष तक की आयु होती है दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इस वस्तु स्थायित्व का जो गुण, यानी कि सीधा सीधा वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों के अंदर कब आता है, पियाजे के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो बच्चे में लगभग 8 महीने के अंदर में आ जाता है। तो 8 महीने का मतलब ये 0 से 2 वर्ष के बीच का समय है, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और 0 से 2 वर्ष का जो समय माना जाता है दोस्तों, वो संवेदी चालक अवस्था मानी जाती है। तो संवेदी चालक अवस्था में वस्तु स्थायित्व की समझ आ जाती है बच्चे के अंदर दोस्तों, याद रखेंगे 0 से 2 वर्ष के बीच में। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये है कि कोई वस्तु पहले दिखी और उसके बाद वो वहाँ पर नहीं भी होने के बावजूद भी बच्चा ये समझ रहा है कि वो वस्तु वहीं पर है। ठीक है, जैसे किसी कंबल के नीचे आप एक डॉल को छुपा करके रख दीजिएगा बच्चे के सामने, तो बच्चा बार बार वहीं जाने की कोशिश करेगा। वो ये सोचता है कि डॉल तो इसी के नीचे है, तो वहीं हाथ डालता है वो। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व की समझ जो होती है वो संवेदी चालक अवस्था में हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो पूर्व क्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, आपको पता है 2 से 7 वर्ष के बीच की जो ये आयु होती है, इस अवस्था में शिक्षक को क्या करना चाहिए, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। बाकी अगला है जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो जटिल तो हम पदानुक्रमिक संबंधों को नहीं दिखा सकते हैं। अमूर्त समस्याओं की भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमूर्त 11 साल के बाद ही दिखा पाएंगे। और परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया करने चाहिए। तो परिकल्पनात्मक सोच यानी कि अमूर्त चीज़ों की ओर बढ़ावा देना, ये भी 11 वर्ष के बाद ही होगा। तो यहाँ पर जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षक को हमेशा मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य संसाधनों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। ठीक है, कि एक 5 वर्ष की बच्ची, सिंपल सी बात है दोस्तों कि 5 वर्ष की बच्ची है और वो यह तर्क करने में विफल होती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाए तो पानी की मात्रा समान रहती है। वो ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं कर पाती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो
2 से 5 वर्ष, जो 2 से 7 वर्ष की जो आयु होती है, ये विशेषकर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। और 7 से 11 की जो होती है वो क्या होती है, मूर्त चिंतन की होती है। जो दिख रहा है उसी के आधार पर तर्क करने की क्षमता आती है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है वो बच्चे, प्रतिवर्ती सोच लगभग लगभग 7 से 11 वर्ष के बीच में आती है। इसीलिए 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल हो जाती है कि गिलास का पानी अगर किसी चौड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो वो पानी समान रहता होगा। ठीक है, तो प्रतिवर्ती सोच नहीं होती है, इसीलिए वह असफल रहती है या फिर विफल रहती है दोस्तों ये तर्क करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लग जाता है? तो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है? तो यहाँ पर है संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाएगा 11 वर्ष से ऊपर दोस्तों, यानी कि 11 से 15-16 साल तक कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि जो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है ये लगभग आपकी 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच में होती है दोस्तों। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 11 साल से ऊपर। ठीक है, 11 साल से ऊपर होती है। शैशवावस्था, तो इसमें अनुकरण तो बहुत पहले बच्चा शुरू कर देता है, 2-3 साल की उम्र से ही बच्चा अनुकरण करना कर लेता है। ठीक है, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग नहीं कर पाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आते हैं, ये आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं दोस्तों। और मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें उसको भार, ये कह सकते हैं कि नाप तोल के बारे में वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। तो ये इसका बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो संधारण यानी कि ग्रहण करने की क्षमता, वर्गीकरण करने की योग्यता उसके अंतर्गत आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? एक बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? यहाँ पर है ऑप्शन अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन या प्रतीकात्मक विचार। तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, उसने कहीं ना कहीं ये क्या किया है, अनुभव किया है दोस्तों। और अनुभव के आधार पर जो समझ विकसित होती है उसे कार्य कारण कहा जाता है दोस्तों। अनुभव के आधार पर जो समझ विकसित होती है उसे कार्य कारण समझ कहते हैं या फिर कार्य कारण समझ प्रदर्शित करना कहते हैं। तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कहीं ना कहीं उसने देखा है और अनुभव किया है उन चीज़ों को, और उसी अनुभव के आधार पर वो कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वो कार्यकरण को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन वो जो करेगा वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। तो यहाँ पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 इसमें नहीं होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, इसे ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है और 11 वर्ष से ऊपर होती है। और इसी में वैज्ञानिक तरीके से बच्चा क्या कर पाता है, संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है दोस्तों, अमूर्त प्रकार से। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बौद्धिक विकास कहें या फिर संज्ञानात्मक विकास कहें कि 4 जो विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई वो किसके द्वारा की गई? तो कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? तो सिंपल सा है दोस्तों, पियाजे के द्वारा ये चीज़ की गई दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रश्न जरूर समझ आ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मैं इतना कह सकता हूं कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिलने को देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप एक नोट बनाइएगा अपने, और आप लोगों को ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।